हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं सारे बच्चे? विकास चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ मैं, एंड आई होप आपने इसके क्वेश्चंस अब तक प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ठीक है, आज हम लेकर के आए बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं, और कभी कभी तो 5-5 4-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं सिर्फ PYQs लेके आई हूँ, लगभग आपके 35 क्वेश्चन में लेकर के आई हूँ। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल इन द ब्लैंक सॉर्ट ऑफ। और रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तितली के पंख और पक्षियों के पंख एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तितली के पंख ये भी उड़ते हैं, पक्षियों के पंख मतलब उड़ते हैं, मतलब ये दोनों इनको उड़ने में मदद करते हैं, मतलब दोनों के कार्य समान हैं। ठीक है, और ये डैश विकास का परिणाम है। बेटा अगर संरचनाएं भिन्न हो, पक्षी के पंख क्या है बेटा, अग्रपाद का रूपांतरण है, जबकि तितली के पंख क्या है, उसके काइटिन युक्त बाह्य कंकाल की बनी हुई संरचना है। ठीक है, तो दोनों का कार्य समान है लेकिन दोनों की संरचना अलग है। और ये बेटा आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यानी कि अभी अभिसारी विकास, या ये क्या बोलते हैं इनको, समरूपंगा तुल्य रूपता दिखाते हैं। ठीक है, तो ये अभिसारी विकास का परिणाम है। मिलर ने प्रदर्शित किया था कि मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा जल वाष्प, वाटर वेपर्स है ना, जल वाष्प को जब एक फ्लास्क के भीतर जब एक फ्लास्क के भीतर विद्युत विसर्जन से उद्भावित किया गया तो उससे क्या बने, तो बेटा सबसे पहले जो बने थे वो बने थे आपके अमीनो अम्ल। ठीक है, सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा था आपका, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन बना था आपका, एलानिन बना था, और आपका एस्पार्टिक अम्ल बना था। ठीक है, तो उससे क्या बने थे आपके अमीनो अम्ल बने थे। ठीक है, पहले ही बेटा फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भर लिया करो, उसके हिसाब से आंसर लगाओ। कृमिरूपी परिशेषिका यानी कि अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, बिल्कुल सही बात है, ये एक अवशेषी अंग है जो, और यह विकास का डैश प्रमाण है। तो बेटा हमने अवशेषी अंग, समजात अंग, तुल्य रूपता और आपका एक पूर्वजता एटाविज्म, ये सब बेटा हमने किसमें पढ़े थे, शारीरिकी और आकारिकी प्रमाण में। तो ये आपका शारीरिकी प्रमाण हो गया, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस में। डार्विन के अनुसार विकास होने के पीछे 2 बातों का हाथ है। ठीक है, और वो क्या क्या था बेटा, एक तो था आपका प्राकृतिक वर्ण है ना, नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा था बेटा आपका सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है ना। तो मतलब सॉरी, स्मॉल वेरिएशंस, जिनको हम क्या बोलेंगे, छोटी वेरिएशंस, भिन्नताएं होता है, क्या होता है, स्मॉल वेरिएशंस लिख देती हूँ। ठीक है, और ये योग्यता की सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट थी। ठीक है, तो ये योग्यता की मतलब वो चीज आगे जाएगी, अगली पीढ़ी में जाएगी। उत्तरजीविता बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं एक बार देखना पड़ेगा, शायद उत्तरजीविता था। ठीक है, चलिए अब हम बेटा मैच करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में ए है अभिसारी विकास, बिल्कुल सही है, डन। और बी का वन है अपना जलवाष्प, ऑक्सीजन नहीं है और न्यूक्लियोसाइड नहीं है, आपका ए गलत हो गया। सेकंड में बी का फर्स्ट है जलवाष्प, बिल्कुल सही है। सेकंड है अमीनो अम्ल, बिल्कुल सही है। सी में फर्स्ट है बेटा अवशेषी अंग, रासित अंग इनको हम नहीं बोलते हैं, शारीरिक प्रमाण है, बिल्कुल सही है, तो ये भी आपका गलत हो गया। थर्ड में सी में एक है अवशेषी अंग, शारीरिक के प्रमाण है। और डी में उत्परिवर्तन के बारे में बेटा आपके यूगो डी वरीज ने चर्चा की थी, आपके डार्विन ने चर्चा नहीं की थी। डी में 1 है आपका छोटी भिन्नता, स्मॉल वेरिएशंस, और इनका उत्तरजीविता होगी, जो सरवाइव करेगा वो आगे भी अपनी पीढ़ियां चलाएगा। और ए का 1 है आपका अभिसारी विकास, तो बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मानव यानी कि होमोसेपियंस के विकास में वह कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी जो उससे अपने पूर्वजों से मिली थी। तो बेटा ऐसी क्या चीज थी जो उसे पूर्वजों से मिलती आ रही थी, वो थी बेटा उसकी कपाली क्षमता। ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी, जैसे जैसे हमने देखा सबसे पहले थे आपके ड्रायोपेथिकस, फिर बने आपके रामापेथिकस, ड्रायोपेथिकस एप जैसे थे, रामापेथिकस हमारे जैसे थे, रामापेथिकस से बने आपके ऑस्ट्रेलोपेथिकस। ऑस्ट्रेलोपेथिकस की बेटा जो कपाली क्षमता थी वो थी 500 सीसी। ठीक है, फिर बने आपके ऑस्ट्रेलोपेथिकस के बाद होमो हेबिलिस, उनकी थी 650 से 800 मान लो। फिर आए होमो इरेक्टस जिनकी थी लगभग 900। फिर आए निएंडरथल्स जो कि अलग चले गए, उनकी थी लगभग 1400-1450। आए इधर क्रोमैग्नन की हमसे ज्यादा थी है ना, 1600 के आसपास, और हम मात्र 1350-1400 वाले। ठीक है,
तो हमें बेटा हमारे पूर्वजों से क्या मिला था, हमने ये देखा कि जैसे जैसे हमारे पूर्वज से हम तक जैसे जैसे हम आए हैं, क्रो मैग्नन को अगर हम छोड़ दें तो हमारी कपाली क्षमता धीरे धीरे बढ़ती गई है। तो सीधे खड़े होने की शरीर मुद्रा नहीं, जबड़ों का छोटा होते जाना, द्विनेत्री दृष्टि, कपाली क्षमता का बढ़ना। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 4। नेक्स्ट, किस एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने वाले विभिन्न प्रजातियों के विकास के प्रक्रम को, अच्छा किसी एक बिंदु से, ये एक बिंदु से पूर्वज थे, यहाँ से इनकी अलग अलग जो संतानें हुई अलग अलग दिशाओं में जाती रहीं और वहां जाकर के बेटा उन्होंने विकास किया, वहां के हिसाब से अपने आप को अनुकूलन किया और फिर विकास किया। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनुकूली विकर्ण यानी कि अडेप्टिव रेडिएशन। यस, और यही अडेप्टिव रेडिएशन बेटा डार्विन के फिंचेस में देखने को मिला था, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में देखने को मिला था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, चलिए आगे बेटा। हाँ, अनुकूली विकर्ण के चलते ही बेटा अपसारी विकास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना, वह विलुप्त मानव जो पिछले 1 लाख से 40,000 वर्ष, डायरेक्ट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, के बीच यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के कुछ भागों में रहता था, जिसका कद छोटा था, भारी भौहें थी, पीछे को ढालू माथा था, भारी दांतों वाले बड़े बड़े जबड़े थे, भारी शरीर, उनकी चाल और झुकाव वाली मुद्रा थी। ये बेटा निएंडरथल्स के फीचर्स हैं। ठीक है, इतना अब डिटेल में आपकी एनसीईआरटी में दिया, आपकी एनसीईआरटी में जो अभी दिया निएंडरथल के बारे में वो ये कि ये अपने जो भी इनके मर गए हैं उनको गाड़ देते थे, उनको बरी कर देते थे। ठीक है, तो वो वाली प्रथा इन लोगों ने शुरू की निएंडरथल्स ने। तो ये आंसर आपका निएंडरथल है। इसके बारे में इतना फिलहाल अभी आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे विकल्प में अभिसारी विकास और अपसारी विकास, अभिसारी होता है बेटा आपका एनालोगस ऑर्गन्स यानी कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। मैं ना थोड़ा हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाती हूँ तो मैं वहीं लिख लेती हूँ अगर मुझे कंफ्यूजन वाली बात हो तो। अपसारी हो जाता है बेटा आपका डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, और ये बेटा आपको देखने को मिलता है कहाँ, ये आपको देखने को मिलता है समजात अंगों में, समजात अंगों में, और ये आपको देखने को मिलता है अनुरूप अंगों में, है ना, तुल्य रूपता में, अनुरूप अंगों में। चलो अब मैच कर लेते हैं। तो ये अभिसारी हो गया, कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट। ठीक है, कशेरुकियों के अग्रपादों की हड्डियां, ये बेटा अपसारी विकास, समजातता का उदाहरण है, तो पहले ही गलत हो गया। बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान, एक ही इनका ओरिजिन है, दोनों ही स्टेम के मॉडिफिकेशन है लेकिन दोनों के काम अलग है, ये भी आपके समजातता का उदाहरण हो गया। ठीक है, ऑक्टोपस की तथा स्तनियों की आंखें, ठीक है, दोनों का काम सेम है, दोनों की संरचना अलग है, ये बेटा आपका अभिसारी विकास हो गया। और कशेरुकियों के अग्रपाद की हड्डियां, ये आपका अपसारी विकास हो गया। अग्रपाद कशेरुकी में हम देखें आगे, मछली देख लो आपके, सॉरी मछली को हटाओ, यहाँ पे मछली हम क्यों लाए हैं, चीता देख लो, हमें देख लो, पक्षी देख लो। ठीक है, तो चीते के अग्रपाद क्या कर रहे हैं, उसको दौड़ने में मदद कर रहे हैं, हमारे अग्रपाद चीजों को पकड़ने में मदद कर रहे हैं, वहीं पक्षी के अग्रपाद उसे उड़ने में मदद कर रहे हैं। तो संरचना सबकी एक है, अग्रपाद का ही रूपांतरण, लेकिन सबके कार्य अलग अलग है। तो ये आपका अपसारी विकास हो गया। बोगनविलिया के कांटे, ये बेटा अपसारी का उदाहरण है, इसलिए गलत हो गए, सही होगा आपका 3रा। अगला देख लो, म्यूटेशन की विचारधारा को किसने प्रस्तुत किया था। तो बेटा म्यूटेशन यानी कि आपका जो म्यूटेशन थ्योरी था, जिसको हम सॉल्टेशन थ्योरी बोलते हैं, जिसमें ये बोला गया था, ह्यूगो डी व्रीज ने बोला था। किसने बोला था, ह्यूगो डी व्रीज। हार्डी विनबर्ग ने नहीं बोला है, चार्ल्स डार्विन ने नहीं बोला है, ह्यूगो डी व्रीज ने बोला है, ग्रेगर मेंडल ने नहीं बोला है। ह्यूगो डी व्रीज ने क्या बोला था कि जो विकास हुआ है वो उत्परिवर्तन के कारण हुआ है, अचानक से उत्परिवर्तन होता है, एक साथ एक प्रजाति के कई सारे लोगों में हो जाता है। ठीक है, और उसी वही एक इकलौता कारण है जिसकी वजह से विकास हुआ है। विकास रैंडमली हुआ है, मतलब अचानक से, यादृच्छिक रूप से हो रहा है और किसी भी दिशा में हो रहा है। ठीक है, ऐसा ह्यूगो डी व्रीज ने बोला था, जिन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पर काम किया था। बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, ऑक्टोपस के नेत्र और बिल्ली के नेत्र, बेटा अगेन देखो, नेत्र हैं तो दोनों का काम एक होगा और वो हो जाएगा दृष्टि, दोनों ही इनको देखने में मदद करेंगे। लेकिन ऑक्टोपस बेटा आपका इनवर्टिब्रेट है, बिल्ली आपकी वर्टिब्रेट है ना, कशेरुकी और कशेरुकी है, तो दोनों का काम अलग, लेकिन संरचना दोनों की बहुत अलग है ना, तो इनका पैटर्न अलग अलग है, फिर भी वो समान कार्य करते हैं। तो एक ही काम, अलग अलग पूर्वज, अलग अलग संरचना, ये बेटा आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी कि अभिसारी विकास दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपके समवृत्ति अंग हैं, सही बात है। जो अपसारी विकास नहीं,
समजात अंग ये है नहीं, समवृत्ति अंग जो कि अभिसारी विकास के कारण विकसित हुए, बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा आपका 4। एक समष्टि की आनुवांशिक संतुलन में रहने की प्रवृत्ति किसके कारण भंग हो सकती है? ठीक है, कौन बेटा इसको इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम को कौन डिस्टर्ब करेगा? तो बेटा जेनेटिक इक्विलिब्रियम याद करो, मैंने आपको बताया था कि एक घोड़ों की वैरायटी है या घोड़ों की एक पॉपुलेशन है जिसमें सफ़ेद घोड़े भी हैं, ब्राउन घोड़े भी हैं और काले घोड़े भी हैं, ठीक है, नॉर्मल चल रहा है ऐसा। लेकिन और उनकी जो संतानें हो रही हैं, किसी की सफ़ेद हो रही हैं, किसी की चितकबरी हो रही है, किसी की लाल हो रही है, किसी की काली हो रही है। लेकिन हमने क्या किया, हमने उनमें से एक सफ़ेद, तो यहाँ पे रैंडम मेटिंग हो रही है, ठीक है, यादृच्छिक संगम हो रहा है, कोई भी किससे के साथ मेटिंग कर रहा है। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने सफ़ेद घोड़ों को अलग किया और उसमें मैंने प्योर लाइन डेवलप कराने के लिए उसमें अंतर प्रजनन कराया, बार बार सफेद घोड़े सफेद घोड़े सफेद घोड़े सफेद घोड़े आपस में संगम कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि शुरुआत में तो उनके कुछ चितकबरे बच्चे पैदा होंगे क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा जीन है काले या लाल घोड़े का जो कि अभी रिसेसिव है, जो आगे का भी डोमिनेट हो सकता है। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा होगा जब उनके सिर्फ सफेद 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 बच्चे होंगे, है ना, प्योर लाइन डेवलप हो जाएगी। तो जब बेटा उनके एकदम सफेद सफेद बच्चे, अब वो सफेद सफेद आपस में मेटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम था उन घोड़ों की पॉपुलेशन का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। अगर रैंडम मेटिंग हो रही है तो कोई भी घोड़ा किसी के साथ मेटिंग कर रहा है, उनकी संतानें उस हिसाब से बन रही हैं। लेकिन अगर मैंने रैंडम मेटिंग को रोक दिया, मैंने रैंडम मेटिंग को रोक करके एक स्पेसिफिक वैरायटी के बीच में मेटिंग करानी शुरू की, तो कहीं ना कहीं वो उस पॉपुलेशन के जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो यादृच्छिक संगम का अगर अभाव हुआ, रैंडम मेटिंग अगर नहीं हो रही है, तो बेटा उस पॉपुलेशन का जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, ठीक है। यादृच्छिक संगम होगा तो डिस्टर्ब नहीं होगा। प्रवास का अभाव, मतलब याद करो हार्डी वीनबर्ग में क्या बोला था कि एक पॉपुलेशन का जेनेटिक इक्विलिब्रियम बना रहेगा अगर वहां पे क्या क्या ना हो, उत्परिवर्तन ना हो, प्राकृतिक वरण ना हो, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, क्या बोलते हैं उसको, आनुवांशिक विचलन ना हो, आनुवांशिक प्रवास ना हो, और यादृच्छिक संगम होता रहे, ठीक है। तो ये सब तो क्या है जो कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम को बनाए रखे हैं। लेकिन ये इकलौता, अगर हम यादृच्छिक संगम ना होने दें, हम पर्टिकुलर स्पीशीज के बीच में, वैरायटी के बीच में, वैरायटी के बीच में अगर संगम कराते रहेंगे, तो बेटा वो वहां पर कहीं ना कहीं उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भिन्न विकास इतिहास वाले जीव एक समान पर्यावरणीय चुनौती के जवाब में समान समलक्षण अनुकूलन विकसित कर लेते हैं, वही सेम चीज, ठीक है। अलग, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भिन्न विकास इतिहास वाले लोग, एक ये पूर्वज है, ठीक है, एक ये पूर्वज हैं, फिर तीसरे अलग पूर्वज हैं, ठीक है। तो अलग अलग इनका इतिहास है, ठीक है, इनका विकास का इतिहास सबका अलग अलग है, लेकिन एक समान पर्यावरण में आने के चलते इन लोगों ने सबने अनुकूलन किया। तो ये क्या हुआ बेटा, ये हो गया आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि अभिसारी विकास। यस, चलो, तो अनुकूली विकरण नहीं है, प्राकृतिक वरण नहीं है, अभिसारी विकास हुआ। उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, डार्विन के अनुसार जैव विकास का कारण है, तो बेटा डार्विन ने क्या बोला था, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, कंपटीशन की वजह से, ठीक है। दो स्पीशीज के बीच में अगर कंपटीशन होगा तो सेम चीज को लेकर के, तो जो ज्यादा फिट होगी वो सरवाइव कर जाएगी, है ना। तो हस्तक्षेप करने वाली जाति के कारण एक जाति की असन कुशलता में कमी आना, कुशलता में कोई कमी नहीं आ रही, कुशल है भैया सब अपने अपने, जो ज्यादा कुशल है वो जीत जाएगा। अंतरा जाति प्रतिस्पर्धा, तो एक ही जाति के जीवों में प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही है, अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा हो रही है, अलग अलग जातियों के जीवों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, घनिष्ठ संबंधित जातियों के बीच में नहीं। उत्तर हो जाएगा इसका 3। चलिए नेक्स्ट, एक समष्टि के अंदर जीन आवृत्तियों में भिन्नता संयोग से होती है बजाय प्राकृतिक वर्ण के द्वारा, ठीक है। एक समष्टि के अंदर जीन आवृत्तियों में भिन्नता संयोग से होती है, संयोग से, जैसे ही बेटा हम बाई चांस बात करते हैं, बाई चांस अगर कोई भी ऐसा बदलाव आ रहा है, ठीक है, वेरिएशन आ रहा है, तो ये बेटा है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। ये क्या है आपका, एक था जेनेटिक माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन, एक था जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन माइग्रेशन में तो आप सोच समझ के एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर रहे हो, है ना। जेनेटिक ड्रिफ्ट में रैंडम हो रहा है, ठीक है। याद करो मैंने आपको बॉटल नेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट पढ़ाया था, अचानक से हो रहा है ना, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, कुछ भी आ गई,
तो बजाय प्राकृतिक वर्ण के द्वारा इसे किसके लिए संदर्भित, तो बेटा ये आपका आनुवांशिक विचलन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 3। नेक्स्ट, 1000 व्यष्टियों की समष्टि में 360 ए हैं। कितने हैं? 360 आउट ऑफ 1000। कैपिटल ए स्मॉल है 480 आउट ऑफ 1000 और स्मॉल है 160 आउट ऑफ 1000। ठीक है, तो आपको कैपिटल ए एलील की आवृत्ति समष्टि में क्या होगी ये निकालना है। तो बेटा कैपिटल ए कितना हो जाएगा 0.36, कैपिटल ए स्मॉल ए कितना हो जाएगा 0.48 और स्मॉल ए हो जाएगा 0.16। ठीक है, तो ये है आपका ए, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो आपको ए निकालना है ना, तो ए मतलब ये किसका स्क्वायर है 0.6 का स्क्वायर है ना, तो ए कितना हो जाएगा 0.6, ये है 2 इंटू 0.6 इंटू ये हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर है ना, इंटू 0.4। तो ठीक है, तो कैपिटल ए कितना हो गया बेटा आपका 0.6, आंसर हो जाएगा आपका 3, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। नेक्स्ट हो गया आपका बिल्ली और छिपकली के अग्रपाद, बिल्ली और छिपकली। ठीक है, हाँ, वेल के अग्रपाद, अच्छा बिल्ली और छिपकली के अग्रपाद चलने में काम आते हैं, वेल के अग्रपाद तैरने में और चमगादड़ के अग्रपाद तैरने में और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए होते हैं। ये किसके उदाहरण है? 1 मिनट रुको। बिल्ली और छिपकली के अग्रपाद चलने के काम आ रहे हैं। ठीक है, अग्रपाद है लेकिन चलने के काम आ रहे हैं। ठीक है, वेल के अग्रपाद तैरने के काम आ रहे हैं, चमगादड़ के अग्रपाद तैरने के नहीं हुए, चमगादड़ के अग्रपाद तो उड़ने के काम आएंगे, है ना, उड़ने और तैर, अच्छा दोनों लिखा है, उड़ने का भी लिखा है और तैरने का भी लिखा है। ठीक है, दोनों के काम आ रहे हैं। तो बेटा अग्रपाद संरचना समान है, कार्य सबके अलग है ना, तो संरचना समान कार्य अलग, तो ये क्या बताते हैं कि एक ही पॉइंट से मतलब एक ही पूर्वज की अलग अलग संतानें अलग अलग दृष्टि में अलग अलग दिशा में गई, उन्होंने अपना अनुकूलन किया, है ना, तो सेम पूर्वज अलग अलग गए। तो ये हो गया बेटा आपके समजात अंग, और समजात अंग क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं बेटा आपका अपसारी विकास। क्या दर्शाते हैं ये? अपसारी विकास। तो देख लो ये किसके उदाहरण है? समवृत्ति अंग के नहीं है, अनुकूली विकर्ण के नहीं है, समजात अंग के हैं, अभिसारी विकास के नहीं है। उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी समवृत्ति संरचनाएं हैं? समवृत्ति मतलब कौन से एनालोगस ऑर्गन्स हैं, मतलब कौन से तुल्य रूपता दर्शाते हैं, है ना। तो तुल्य रूपता कौन दर्शा रहा है बेटा यहाँ पर? तुल्य रूपता मतलब अलग अलग पूर्वज एक ही दिशा में आकर के एक जैसे हो गए हैं। तो चमगादड़ के पंख और कबूतर के पंख दोनों ही पक्षी हैं बेटा, दोनों के पंख उड़ने के काम आ रहे हैं, कुछ नहीं है। प्रॉन के गिल और मनुष्य के फेफड़े, हाँ प्रॉन के गिल ये दोनों ही बेटा श्वसन में रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन दोनों की संरचनाएं अलग हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिटा के तंतु ये तो बेटा आपके समजात अंग हैं। डॉल्फिन के फ्लिपर्स, घोड़े के पैर समजात अंग हैं, तो उत्तर हो जाएगा इसका 2। चलो आगे, निम्न में से किसमें सबसे कम कपाली क्षमता? तो बेटा इसको मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में कितनी है? पिथेकस में 500। ठीक है, होमो हेबिलिस आए थे, इनमें थी 650 से 800। होमो इरेक्टस आए थे, इनमें थी 900। यहाँ से निकल गए थे आपके निएंडरथल्स, इनका था लगभग 1400 1450। क्रोमैग्नन की सबसे ज़्यादा है, लगभग 1650। और इनसे आए होमो सेपियंस, जिनकी है 1350 से 1400, इनकी 1400 से 1450। ठीक है, तो सबसे कम किसकी है बेटा? होमो सेपियंस की तो ज़्यादा है, निएंडरथल्स की भी हमसे भी ज़्यादा है। हेबिलिस 650 से 800, इरेक्टस 900, तो हेबिलिस की सबसे कम है ना, 650 से 800। आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, पक्षी के पंख और कीट के पंख। ठीक है, ये आपका बेटा कशेरुकी है। ये आपका, मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था ना, तब भी मैंने आपको बताया था बेटा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रमाण से आते हैं, और प्रमाण में भी आपके जो शारीरिकी और आकारिकी प्रमाण है वहाँ से आते हैं। ठीक है,
तो एक कशेरुकी के पंख हो गए, एक अकशेरुकी के। संरचना दोनों की अलग है, काम दोनों का एक है, उड़ना। तो ये हो गया आपके तुल्य रूपता या अनुरूप अंग, है ना। तो ये समजातीय अंग नहीं है, अनुरूप संरचनाएं हैं और अभिसारी विकास को दर्शाती है, बिल्कुल सही है। वंशावली की संरचनाएं नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, औद्योगिक अतिकृष्टता का एक उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, एक उदाहरण है औद्योगिक अतिकृष्टता इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ठीक है। याद करो, हमने देखा था 1920 से पहले जब बहुत ज्यादा औद्योगिकरण नहीं था, 1920 के बाद जब बहुत ज्यादा औद्योगिकरण हो गया, तो लाइकेन्स जो कि पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, 1920 से पहले बहुत ज्यादा थे, 1920 के बाद बहुत कम थे क्योंकि उद्योगों से प्रदूषण हुआ। तो हमने देखा था कि 1920 से पहले जो डार्क कलर के मौत थे उनकी जो संख्या थी वो काफी कम थी। सफेद मौत लाइकेन के साथ छुप जा रहे थे तो उनका शिकार नहीं हो पा रहा था। इसका बिल्कुल विपरीत हुआ 1920 के बाद। मतलब हमने क्या बोला था कि प्रकृति अपना वर्ण स्वयं करती है। और हमने एक और चीज देखी थी कि दोनों ही वैरायटी दोनों ही समय में खत्म नहीं हुई, बस उनकी संख्या कम हुई, जो कि प्रकृति के या जो यूं कह लो जिनका शिकार हो रहा था, ठीक है। तो ये बेटा आपका नियोलेमार्किज्म, नियो डार्विनिज्म प्राकृतिक वर्ण का बेटा उदाहरण है ना, उत्परिवर्तन का नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा इसका 3, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। निम्न में से कौन एक पर्यावरण में SO2 प्रदूषण का सबसे, हाँ अभी इंडिकेटर बताया ना, पॉल्यूशन इंडिकेटर बेटा आपके लाइकेन्स होते हैं, ठीक है। जहां कहीं भी पॉल्यूशन होगा लाइकेन्स वहां पर नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट हो गया आपका, निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सी संरचना पक्षी के पंख के समजात है। समजात मतलब कौन सी पक्षी के जैसे काम कर रही है ना, पर संरचना उसकी सॉरी काम अलग है पर संरचना सेम है ना। इसका मतलब क्या हुआ, संरचना समान, कार्य अलग, है ना। यही तो होते हैं आपके भिन्न समजात अंग, है ना। तो हमें समजातता देखनी है। तो शार्क का पृष्ठ पंख नहीं बेटा, शलभ का पंख नहीं, पंख है तो उड़ने के ही काम आएंगे ना दोनों के। खरगोश का पश्चपाद, पश्चपाद नहीं। वेल का फ्लिपर, यस, है ना। वेल का फ्लिपर और पक्षी के पंख ये दोनों ही बेटा अग्रपाद का रूपांतरण है और दोनों के काम अलग हैं। ये तो तैरने में मदद कर रहे हैं, ये उड़ने में मदद कर रहे हैं, है ना। ये तैरने में मदद कर रहे हैं और ये अग्रपाद का रूपांतरण है। ये उड़ने में मदद कर रहे हैं, ये भी अग्रपाद का रूपांतरण। तो उत्तर हो जाएगा बेटा आपका इसका 4। नेक्स्ट, समवृत्ति संरचनाएं किस कारण उत्पन्न होती हैं। मेरे को ना बार बार लिखना पड़ता है। समवृत्ति यानी कि एनालोगस ऑर्गन्स, है ना। किस वजह से बनते हैं बेटा, तो एनालोगस ऑर्गन्स जिनके कार्य समान हो, उत्पत्ति और संरचना इनकी भिन्न हो, उत्पत्ति एवं संरचना इनकी भिन्न हो। तो मतलब एक ही समान काम है, मतलब अलग अलग पूर्वज आके एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, है ना, और अपना समान काम कर रहे हैं। तो ये हो गया बेटा आपका अभिसारी विकास। अपसारी नहीं है, अभिसारी है। साझा वंश परंपरा, स्थरीकरण वर्ण। उत्तर हो जाएगा इसका 2, ठीक है। प्लीज इन शब्दों में कंफ्यूज मत होना आप लोग भी। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा निम्नलिखित कथन सही है, ठीक है। पृथ्वी पर प्रकट होने वाले आरंभिकतम जीव हरे नहीं थे और संभवतः अवायवीय थे, सही बात है। क्लोरोफिल तो बहुत बाद में आया था, ठीक है। जब आपके ब्लू ग्रीन एल्गी आए थे उनमें था क्लोरोफिल, है ना, जो कि पहली बार जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण किया था, है ना। तो शुरुआत के बेटा जो जीव थे वो हरे नहीं थे, पहली बात, और अवायवीय थे क्योंकि शुरुआती जो बेटा आपका वातावरण था वहां पे ऑक्सीजन नहीं थी, है ना, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, बिल्कुल सही है। आगे, प्रथम प्रकट होने वाले स्वपोषी जीव, पहले जो स्वपोषी बने, अगर हम देखेंगे पहले जीव कौन से थे, पहले जीव थे कीमो हेटेरोट्रॉप्स, रसायन परपोषी। लेकिन उन्होंने कहा सबसे पहले जो स्वपोषी बने थे, स्वपोषी कैसे थे, तो बेटा जो स्वपोषी थे वो भी पहले रसायन स्वपोषी थे, है ना। प्रथम प्रकट होने वाले स्वपोषी जीव रसो यानी रसायन स्वपोषी थे जिन्होंने ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं किया था, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन का उत्सर्जन ब्लू ग्रीन एल्गी ने किया था, ठीक है। जिसके बाद ऑक्सीजन रिवोल्यूशन आया था, उसके बाद आपका वायवीय सब कुछ चालू हुआ था, ठीक है। तो दोनों सही है ना, तो ए सही है लेकिन बी गलत है।
बी सही है, ए गलत है, ए और बी दोनों ही सही हैं, बिल्कुल सही हैं, दोनों गलत हैं बिल्कुल नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट आ जाओ। अधिक दूध देने वाली गायों को प्राप्त करने के लिए किया गया कृत्रिम वरण क्या कहलाता है? हमने बेटा 3 तरीके का आर्टिफिशियल सिलेक्शन देखा था, या सॉरी नेचुरल सिलेक्शन 3 तरीके का देखा था, आर्टिफिशियल बोल रही हूँ। इसको हम बोलेंगे प्राकृतिक वरण, है ना, 3 तरीके का था। स्थायीकरण, इसको हम बोलेंगे स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। फिर आया आपका दिशात्मक, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। फिर आ जाएगा आपका विदारक ही होता है ना, तीसरा कौन सा होता है, विदारक होता है ना, हाँ विदारक, जिसको हम बोलते हैं डिस्रप्टिव या डाइवर्सिफाइंग, डिस्रप्टिव या डाइवर्सिफाइंग नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो स्थाई में क्या हो रहा था, जो मीन वैल्यू थी वो बढ़ रही थी और इधर उधर जो एक्सट्रीम वैल्यूज थी वो कम हो रही थी। तो इसमें क्या था, आपकी मीन वैल्यू बढ़ रही थी। दिशात्मक में एक पर्टिकुलर दिशा में सिलेक्शन हो रहा था, जबकि डाइवर्सिफाइंग में दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज बढ़ रही थी, मीन वैल्यू कम हो रही थी, है ना। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, अधिक दूध देने वाली गाय, तो गाय तो हर तरह से दूध दे सकती है ना, कम भी दे सकती हैं, ज्यादा भी दे सकती हैं, ठीक ठाक भी दे सकती हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिक दूध देने वाली गायों का प्राप्त करने के लिए कृत्रिम वरण जो किया जा रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक ये है जो कम दूध देती हैं, एक ये जो ज्यादा देती हैं, मध्य देती हैं, ठीक है, एक ये जो 5 लीटर तक देती हैं, एक ये जो 10, एक ये 15 लीटर। तो हमने क्या किया, हमने 15 लीटर की तरफ मूव किया, है ना। तो हम दिशात्मक वर्ण कर रहे हैं, क्योंकि यह लक्षण मध्यम से एक दिशा में धकेल देता है, बिल्कुल सही है। विदारक ये है नहीं, स्थाई में होता नहीं, स्थाई तब होता जब मध्यम मात्रा में 10 लीटर वाली ज्यादा होती, तो है ना, हमने अधिक दूध वाली देखी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक, दिशात्मक वर्ण। नेक्स्ट, अनेक कशेरुकों के अग्रपाद की अस्थि संरचना में समानता किसका उदाहरण है? वही बात बेटा, है ना, अग्रपाद की अस्थि संरचना समान है, लेकिन अग्रपाद के काम सबके अलग हैं, है ना। कोई तैरने के काम ले रहा है, कोई उड़ने के काम ले रहा है, कोई चलने के, कोई पकड़ने के, कोई दौड़ने के। तो ये बेटा आपके समजात अंग है ना, तो ये आपकी समजातता यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स का उदाहरण है, होमोलोगी। ठीक है, समवृत्तीयता अभिसारी अनुकूली विकर्ण नहीं है, उत्तर हो जाएगा इसका एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित अपसारी विकास के उदाहरणों में से गलत विकल्प का चयन करो। गलत कौन सा है ना, अपसारी विकास, अपसारी मतलब हम फिर से समझाता की बात कर रहे हैं, होमोलोगी, ठीक है। गलत कौन सा है इसमें, मानव, चमगादड़ एवं चीता के अग्रपाद। तो दोनों तो समझात, तीनों समझात अंग हैं, ये चलने के काम आ रहे हैं, ये उड़ने के, दौड़ने के, ये सारे समझाते हैं, ठीक है। हमें गलत देखना है कि कौन से समझात नहीं है। चमगादड़, मानव, चीता का हृदय, ठीक है, हृदय बेटा काम तो एक ही कर रहा है ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये भी समझात है, काम तो सभी एक ही कर रहे हैं, ब्लड को पंप करना। चमगादड़, मनुष्य और चीता का मस्तिष्क, ठीक है, मतलब सॉरी, ये भी समझाता दर्शाते हैं, सबकी संरचना एक है ना, संरचना एक है लेकिन काम अलग है, हाँ सही सही है। यहाँ पे बेटा यही है, सबका मस्तिष्क संरचना एक है ना, सभी एक्टोडर्म से बने हैं। यहाँ पे हृदय सबके मीजोडर्म से बने हैं, ठीक है, सही है, ठीक है, ये भी समझाता दर्शा रहे हैं, हाँ ओरिजिन सबका समान है। ऑक्टोपस, चमगादड़ में मानव की आंख, अब बेटा जैसे ही हम नेत्र की बात करते हैं ना, तो ये इनवर्टिब्रेट है, ये दोनों वर्टिब्रेट्स हैं, तो सबकी संरचना अलग हो जाएगी लेकिन काम सबका एक है। तो ये समझाता नहीं दिखा रहा है ना, ये अभिसारी है, अभिसारी विकास मतलब ये तुल्य रूपता दिखा रहा है, अनुरूपता दिखा रहा है, तुल्य रूपता, ये अनुरूप अंग है आपके, है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा 4। चलिए नेक्स्ट, यूगो डिवरीज के अनुसार विकास की क्रियाविधि किस प्रकार होती है? तो यूगो डिवरीज बेटा जिसको हमने बोला था, उत्परिवर्तन दिया इन्होंने, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जिसको कि सॉल्टेशन थ्योरी बोला था, और इनके हिसाब से जो विकास था वो रैंडमली हो रहा है, ठीक है, और रैंडम हो रहा है और किसी भी दिशा में हो रहा है, ठीक है।
तो बहुचरण उत्परिवर्तन नहीं, सॉल्टेशन बोला था इसको, है ना, लैंगिक दृश्य, तो इसका हो जाएगा आंसर 2, लघु उत्परिवर्तन 2। नेक्स्ट, जैसा कि ह्यूगो डिवरीज ने प्रस्तावित किया कि उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं होती हैं, यह कैसे होती हैं? तो अभी हमने बताया बेटा ये रैंडम होती हैं, ठीक है, अचानक से, और किसी भी डायरेक्शन में होती है, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। इसी की हिंदी देख लो, छोटी और दिशात्मक। ये तो बेटा छोटी और दिशात्मक थी डार्विन के अनुसार, है ना, डार्विन के अनुसार जो विकास था उसमें जो विभिन्नताएं आ रही थी वो छोटी थी और एक ही दिशा में चल रही थी। छोटी और दिशा रहित किसी के हिसाब से नहीं थी, यादृच्छिक और दिशा रहित में किसी के हिसाब से नहीं थी, हाँ, लेकिन यादृच्छिक और दिशा रहित ये थी आपकी ह्यूगो डिवरीज के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, चलो इनको क्रेनियल कैपेसिटी यानी कि कपाली क्षमता के अनुसार आप इनको मैच कर लो। तो होमो हेबिलिस निएंडरथल्स की सबसे ज्यादा थी, है ना, 1400। क्रो मैग्नन यहाँ दिया नहीं, जिनकी 1600 थी। होमो सेपियंस यानी कि हमारी 1350 है। होमो हेबिलिस की 650 से 800, इरेक्टस की 900। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4 लो, आपका आंसर यहीं से आ गया। बी का 3 है निएंडरथल, यस। सी का 1 है इरेक्टस सेपियंस, ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्पीशीज में नवजात का भार 2 से 5 किलो के बीच है, 3 से 3.5 औसत वजन है, और ये बेटा 97% जीवित हैं, जबकि कम और ज्यादा वजन वाले 4.5 से 5 वाले भी मर रहे हैं 99%, और कम वाले भी मर रहे हैं। तो ये बेटा आपका ये मिड रेंज बेटा आपकी बढ़ रही है ना, तो ये आपका स्थाई करण वरण हो गया, उत्तर हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट इज, निम्न में से कौन ऐसे जीवों के सही उदाहरणों का संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण के बदलाव के कारण विकसित हुए? 2020 का क्वेश्चन है, यस। मतलब हमारे एक्शन से जो जीव हैं उन्होंने अपने आप को रेजिस्टेंट बना लिया, ठीक है, मतलब उन्होंने एक तरीके से क्या किया, वर्ण कर लिया, मतलब आर्टिफिशियली जो सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो गैलप ये तो बेटा नेचुरल सिलेक्शन था, ठीक है। खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध, ठीक है, ये बेटा हमारे एक्शन से हुआ है। ससीम केंद्रकियों में दवाइयों का प्रतिरोध, नहीं बेटा, यहाँ पे बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक में, ठीक है, यूकैरियोट्स में नहीं होता। मनुष्य द्वारा बनाई गई पालतू पशु जैसी कुत्तों की ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, तो हमने बनाया, तो बी और डी। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ससीम केंद्र की है ना, ये आपके वो होंगे प्रोकैरियोट्स हैं यार, मुझे इतना पता है, मैं इंग्लिश का पेपर जानती हूँ, इंग्लिश में यहाँ पे प्रोकैरियोट्स था। अगर ससीम का भी आंसर मतलब प्रोकैरियोट्स होता है तो ये हमारे हिसाब से था, ठीक है। ससीम ये दोनों हम है, एनसीईआरटी में मेंशन है ये, ठीक है। तो हमारे एक्शन से बेटा जो बना है वो बी सी डी, उत्तर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट है बेटा आपका, पेंगुइन और डॉल्फिन के पंख, पंख किसका उदाहरण है? तो पंख बेटा दोनों के उड़ने के ही काम आएंगे ना, पेंगुइन और डॉल्फिन के पंख उदाहरण हैं। ये पक्षी हो गया, ये आपका स्तनी हो गया, दोनों के उड़ने के काम आ रहे हैं, है ना। संरचनाएं एक हो गई, नहीं हाँ दोनों, ये सॉरी ये तो तैरने के काम आ रहे हैं ना, ये उड़ने के काम आ रहे हैं। तो ये बेटा हो गए आपके समजात अंग। समजात अंग आपका क्या दिखाते हैं? अभिसारी विकास, एक मिनट रुको रुको रुको, इसमें संरचना समान है ना, तो ये आपका होमोलॉगी हो गया ना, कार्य अलग हो गया। तो अभिसारी विकास नहीं है, औद्योगिक मेलानिज्म नहीं है, प्राकृतिक वर्ण नहीं है, अनुकूली विकर्ण आप मान लो, ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका 4। नेक्स्ट, क्रमागत उन्नति के लिए भ्रूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था बेटा? वॉन बेयर ने अस्वीकार किया था, ठीक है, उत्तर हो जाएगा 4, डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कारक समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है? मतलब भाई आपका ये है फाउंडर इफेक्ट, ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था जेनेटिक ड्रिफ्ट में आता है बेटा आपका फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि आनुवांशिक विचलन, ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका 1। नेक्स्ट है बेटा, चलो मैच कर लो, अनुकूली विकर्ण किस में देखने को मिला था? आपके डार्विन के फिंचेस में। ए का हो जाएगा 4, ए का 4, लो आंसर तो आ गया। अभिसारी विकास यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहाँ देखने को मिलेगा?
तितली और पक्षी के पंख, अलग अलग संरचना लेकिन काम इनका एक, तो बी का हो जाएगा 2, बी का है 2। ओहो, एक मिनट रुको, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, रुक जाओ एक मिनट, इसको देखते हैं, रुको रुको। अपसारी विकास कौन सा है? अपसारी यानी कि होमोलोगस, तो मानवीय क्रियाओं द्वारा विकास इसका हुआ है, अभी हमने पीछे देखा, शाकनाशी एवं पीड़कनाशी, ठीक है, तो डी का 1 है, डी का 1, हाँ आंसर तो यही आ रहा है, गड़बड़ का है। फिर अभिसारी, ये हो गया अपना अपसारी विकास, अपसारी यानी कि समजातता, समजातता बेटा मनुष्य एवं वेल के अग्रपाद, तो सी का हो जाएगा 2, बिल्कुल सही है। अभिसारी विकास तितली और पक्षी के पंख, सही है, बी का 3, ठीक है, आंसर विल बी योर 2, ठीक है, आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण जिसमें अधिक व्यक्ति औसत लक्षण मान की तुलना में विशिष्ट लक्षण का मान उपार्जित करते हैं, उसे कहते हैं, मतलब आप एक दिशा में जा रहे हो ना, अधिक व्यक्ति, आप औसत से एक दिशा में जा रहे हो, तो इसको बेटा हम बोलते हैं दिशात्मक परिवर्तन, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या गलत है, ये पूछ रहे हैं ना, इनमें से, एक मिनट बेटा, इनमें से गलत क्या है ऐसा पूछा जा रहा है, तो शकरकंदी और आलू तुल्य रूपता दर्शाते हैं, ठीक है, दोनों में स्टार्च संग्रहित हो रहा है, एक स्टेम है एक रूट है, बिल्कुल सही है। समजातता सामान्य पूर्वज को व्यक्त करती है, बिल्कुल सही है। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स समजात अंग हैं, नहीं बेटा, ये काम इनका, रुको, काम दोनों का फ्लिपर्स, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ सही है बिल्कुल, एक मिनट रुको, पेंगुइन के फ्लिपर्स समजात अंगों, समजात अंग है ना, पेंगुइन्स में बेटा, डॉल्फिन के फ्लिपर्स, डॉल्फिन तैरने में काम आ रही है ना, और पेंगुइन उड़ने में, ऑल्दो ये तो चलते ही हैं, समजात अंगों का युग्म है। तुल्य रूप संरचनाएं अभिसारी, ये तो बिल्कुल सही है। गलत क्या है बेटा, यही गलत है, तीसरा, है ना, फ्लिपर्स बेटा केवल डॉल्फिन में, पेंगुइन में नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये थे बेटा आपके क्वेश्चंस पिछले सालों के नीट के, और आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चैप्टर अगर नहीं समझ आए दोबारा से एक बार प्लीज देख लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।